So this is the entrance and we are heading in. There are beautiful flowers on the left, on the right. We're heading towards the museum and to the house of Mr. Goba Ali Thang. He is the last person living here. They charge 50 rupees per person to enter the museum. It reads last border museum and garden washroom level, last border farmhouse. Ooh, there are a lot of grapes over here. These are all grapes. And they have decorated it with lots and lots of different varieties of flowers. तो गाइस, ये जो इतना ब्यूटीफुल सीनरी है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा जहाँ भी आप विज़िट करेंगे, पर इसका स्पेशलिटी ये है कि लद्दाख जैसी जगह में और ऐसी अनफर्टाइल सॉइल में इन्होंने ऐसे ऐसे फूल उगा रखे हैं, ऐसे ऐसे प्लांट उगा रखे हैं जिनका उगना इम्पॉसिबल था। तो इसी इम्पॉसिबल को इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया, इसलिए ये जगह और इनका गोबा अली म्यूज़ियम फेमस इसीलिए ही है। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। हम अभी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठे हैं। जो हमने डिसाइड किया था कि हम लद्दाख पेंगोंग जाएंगे, वो हमारा जो डिसीज़न था वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल करेक्ट वे में हमने उसको ब्लेंड कर दिया। हमने वो जो डिसीज़न था वो हमने चूज़ ही नहीं किया। हमें इधर गोबा अली जी के बारे में पता चला, हमने थोड़ा इनके बारे में रिसर्च किया और थोड़े से रिसर्च से ही इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी मेमोरी पे पड़ा। तो हमने डिसाइड किया कि हम इधर तुरतुक से आगे थांग, तो तुरतुक से आगे तांग में आते हैं। बाकी जिनके लिए हम आए थे वो सर यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने ऐसी लद्दाख जैसी ज़मीन पे एक से एक फ्लावर बना रखे हैं। ये अनफर्टाइल सोइल पे भी फर्टाइल बना देते हैं उस सोइल को और फिर उसकी भी खेती कर देते हैं। तो बाकी दो शब्द मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? आप कैसे इस सोइल को फर्टाइल बना देते हैं? सर जी, ये तो आप जैसे बहुत बड़े लोग, हम जैसे एक निकम्मा और गरीब आदमी से पूछने से हम आपका बड़ापन पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर तो अगर इंसान में होना भी वही चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको इज्जत दिया तो आप दूसरों को इज्जत दें ताकि दुनिया आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा सर, अभी आपने कहा कि इन सारे चीज़ों को आपने कहाँ से सीखा, तो मैं आपको एक बात बताते हैं कि सलाम में मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोस्त को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, चमका के रखिए खिलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फ़ौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो मैं आप ये पूछने से पहले सर, मैं आपको पहले कहा मम्मी पापा 5 साल में बिछड़ गया। मम्मी पापा दूर नहीं, इसी गांव में, पाकिस्तान का गांव में है। हेलो है भी हो जाते हैं मिसाल की बात पर, लेकिन मम्मी पापा उधर से देखते रहा। मेरे परवरिश और मेरे छोटा भाई की परवरिश इंडियन आर्मी ने किया। तो इंडियन आर्मी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियन आर्मी। तो मुझे सर इंडियन आर्मी का आप जैसे बड़े लोगों से मिला, असली शख्सियत से मिलते रहा, ज़िंदगी भर मेरा यही रहा। और उसके बाद सर मैं इसलिए इंडियन आर्मी का और एक सलाम भी करते हैं कि इंडियन आर्मी को पासिंग पीरियड पे भी कसम लगता है, कुरान गीता पे हाथ रखते हैं, ज़िंदगी में ईमानदार से काम करें। बाकी डिपार्टमेंट को भी लगते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी जिस दिन सर्विस लगा उस दिन से रिटायरमेंट तक अपना उस कसम पे पाबंद रहते हैं। आप सब जानते हैं, सिर्फ सच काम करेगा, ईमान का काम करेंगे, उसी पे आप तो बाढ़ आया तो भी इंडियन आर्मी, सरहद पे भी इंडियन आर्मी। तो खैर इस तरीके से मेरा तरबियत ही इंडियन आर्मी का आया। तो आज आप जितना तारीफ़ करते हैं, बड़े लोग आके मेरे बारे में पूछते हैं, तो मैं हर वक्त कहते हैं मेरा इसमें कोई रोल नहीं है।
रोल है तो उस माँ बाप का, जैसे सर आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो सारे रोल, सारे क्रेडिट आपको मम्मी पापा को चले जाते हैं। तो मेरा मम्मी पापा इंडियन आर्मी और ये देश बना है, तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ मेरे देश ने और इंडियन आर्मी ने मुझे सिखाया। नहीं तो मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ सर, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ सर जी। तो आप देखते हैं, बोल रहे हैं कि अनपढ़ हैं और इनका पोटेंशियल देखें, व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल ही हैव। मैं अभी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको इलेबोरेट करने के लिए, इनको कुछ पूछने के लिए। अभी जो भी अगर ये भी बताना चाहें वो बता सकते हैं, बाकी आई हैव नो वर्ड्स टू से, आई हैव नो क्वेश्चंस। आई एम ब्लेस्ड, माय टीम इज़ ब्लेस्ड टू मीट सच काइंड ऑफ पर्सन, सच अ ह्यूज पर्सनैलिटी। बाकी आप अगर कोई अपना मुद्दा खुद से उठाना चाहें, आपको लगे कि ये बात लोगों तक पहुंचनी जी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत, आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। इसलिए करते हैं कि आपको इस देश को आगे उठाने का शौक है। मैं समझता हूँ, मैं भी यही चाहते हैं कि इस देश को भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से ये देश आगे नहीं जाएगी, देश इम्प्लीमेंट करने से जाएगी, काम करने से देश जाएगी। और दूसरा, मैं हर देशवासियों को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सर कि बारिश का एक एक बूंद से बहुत बड़ा सैलाब बन जाते हैं। तो आप अपना सोच को, या मैं करके देश के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। मैं इसलिए इस 0 पॉइंट पे मैं हर वक्त, जिस देश ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, माँ बाप ने, तो उस माँ बाप के लिए मैं क्या कर सकूँ। तो मैंने जो कुछ करना था किया हुआ, ये सारे गिनते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेंगे। सबसे पहले मैं इस देशवासियों को यही कहते हैं सर, आपने अभी सुना है कि मैंने हॉर्टिकल्चर में सबसे, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हॉर्टिकल्चर है। इस वक्त सर मेरे घर में आपको कीवी से लेकर, जापानी फल से लेकर, मतलब अनगिनत जो फ्रूट्स, वो हम हिमाचल, कुमाऊं एरिया, गढ़वाल एरिया जाते हैं हर साल, जाके मैं एक चीज़ वो लाते हैं। दूसरे में हर किसी को, मेरे तालीम के मुताबिक हम ये कहते हैं, तालीम जो डिग्री लेना कोई मकसद नहीं रखते हैं, काम करना कोई मकसद रखते हैं। उसके बाद दुनिया के जो लोग डिग्री लेते हैं, तो मैं अभी मैंने यही कहा था कि एक आदमी एक ज़िंदगी में मेहनत करके उसने किताब बनाया, जिंदगी भर उसने मेहनत किया, आखिर में उसके लिए एक किताब बना, बोला कि मेरे ज़िंदगी में ये किया। आज लाखों लोग उसी किताब पे डिग्री लेके नौकरी कर रहे हैं। तो उससे देश आगे नहीं जाएंगे कि इस आदमी ने किताब में सही लिखा या गलत लिखा, उसमें क्या कोई रिसर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं जी। मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट अपना हाथ से करते हैं। तो मैं हर वक्त मेरे फौज को सलाम करते हैं कि हर लम्हा मेरा गलतियों पर, हर लम्हा मेरे कमियों पर इलाज करते करते मैं आज 50-55 साल से पहुंचा है। आज भी मेरा कोई सिपाही आ जाते हैं तो मैं उनको सलाम करते हैं। तो सलाम करने के 2 रीज़न है। जब मैं पाकिस्तान गया था, चलो बीच में ये बात आ जाता है, पाकिस्तान गया तो मेरा मम्मी पापा मुझे रात 11-12 बजे के बाद पूछता था, नहीं तो टाइम नहीं मिलता था क्योंकि, तो बेटा आपको हमने 5 साल में छोड़ कर आया, तो आपको किस तरीके से आर्मी खिलाते थे, किस तरीके से सुलाते थे, क्या बोलते थे, पता नहीं अजीब से एक बातें पूछता था, मेरे समझ नहीं आता। तो फिर मैंने वही कहानियाँ में दोहराते थे। मैं कहते थे जी इंडियन आर्मी ने इस तरीके से पालते थे, बल्कि इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी के उस सिपाही का माँ भी मेरा माँ बनते थे। वो कैसे बनते थे? जैसे सर आप घर चले जाते हैं, छुट्टी जाने के बाद आप कहानियाँ बयान करते हैं, मेरे पास 2 फौजी बच्चे बैठे हैं, उनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, तो वो माँ का आंखों में से आंसू आते हुए वो कहते थे, बेटा आप सरहद पे बैठे हैं, मेरे जितना आप याद करते हैं उस बच्चे को ख्याल रखना, उस बच्चे को देखना। इस तरीके से वो सिपाही आके मुझे कहते थे, और कभी कपड़ा देते थे, कभी कुछ, पता नहीं मेरे माँ ने भेजा, मेरे बहन ने भेजा। तो वो कहानी सुनने के बाद मेरे माँ बेख्तियार होकर रोते थे और कहते थे, बेटा कहना, वो सलाम बोलना है मेरे माँ, आपका माँ को, हम 5 साल की उम्र में आपको छोड़ कर आया, हम आपका माँ नहीं बन सका, लेकिन इंडियन आर्मी आपका माँ बन के, आपका बाप बन के आपको यहाँ तक पहुँचाया कि अब पूरा पाकिस्तान आपको जानने लगा। हकीकत है सर, पाकिस्तान जानने भी लगा। आप यूट्यूब में जाके देखिए सर। तो वो भी क्या था, मेरा सच्चाई का पैगाम था कि मैं वहाँ पर चाहे वापस भेजे या ना भेजे, चाहे जेल चला जाए, मेरा फौज ने झूठ बोलना कभी नहीं सीखा। मैं हर महफिल में मैंने, मेरे देश में ये हो रहा है, मेरे देश में वो हो रहा है, मेरे देश में आंगनवाड़ी से लेकर मिड डे मील से लेकर है जी, पता नहीं क्या इस देश में कमाल की जो सोच है। तो उस सारे चीज़ों को जब मैं बयान करता
तो पाकिस्तान के जो लोग भी मुझे बेहद प्यार किए, मैं सचमुच में। तो इस तरीके का सर इसमें मेरे असल में आप लोगों को हर किसी को कहते हैं कि ये देश आज दुनिया का एक अनमोल देश है। अब इस अनमोल को आगे ले जाना, आपको मम्मी पापा ने तो यहाँ तक पहुँचाया है, अब आपको और आगे ले जाना है। तो सिर्फ अखलाक और प्यार मोहब्बत, ये जो मजहब, ये धर्म, ये सारी चीज़ों को हमने छोड़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि 50 साल के बाद ये धर्म दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, एक धर्म रहेंगे, इंसानियत का धर्म। ये मेरा अपना पेशन भी है। मैं सोचता हूँ कि अब बहुत लोग आगे गए हैं, दुनिया आगे गया है, ये सारे सिस्टम मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी मैं उस टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, आपने शुरू में पूछा आपने क्या किया, मैंने 3 काम आपको बता देते हैं जो मैंने क्या किया है, मेरे इंडियन आर्मी ने मुझे क्या दिया है। सबसे पहले सर मैं आपको एक अजीब की बात कहें तो मेरे ये गेट रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, गेट रिमोट पे चलते हैं। अच्छा। तो वो कैसे चलते हैं सर, यहाँ पर डीसी पावर है, बिजली हमारे पास 24 घंटा आता नहीं है। तो मैंने सोचा एक इंसान को, सर मैंने ज़िंदगी भर मुसीबत देखा है, तो मैं कभी किसी को मुसीबत में देखना मुझे कभी गवारा नहीं करता है, मेरे दिल में कभी नहीं मानते हैं। तो मैंने क्या किया सर, यार ये तो दरवाजे को सामने जब गाड़ी वाला पहुंचते हैं तो इसको गाड़ी से उतारना पड़ता है, फिर गाड़ी खोलना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं कुछ सोचूं तो मैंने क्या किया सर, गाड़ी का जो आपका सेंटर लॉक वाला गाड़ी का आते हैं जो रिमोट वाला, वो मशीन एक ले लिया 900 रुपये में। अच्छा। उसके बाद सर फिर मैंने एक वेपर मशीन आते हैं जो बारिश वाला, ऐसा करते हैं, वो कबाड़ी से मैंने 50-50 में मैंने 2 ले लिया 100 रुपये में। तो उनको दोनों को मैंने गेट के ऊपर डाल दिया, डालने के बाद उसको आपका इसके साथ जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया। तो जब आपका रिमोट आपके यहाँ से आते हैं, आप गाड़ी में बैठे बैठे आपने रिमोट दबा दिया तो यूँ हो गया, तो कनेक्शन जुड़ गया इसके साथ। जब कनेक्शन मिला तो रिमोट का वो वेपर मशीन ने आपका दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद आपका गाड़ी अंदर आया तो आपने और यूँ दबाया तो ये कनेक्शन आउट हो गया, ये जुड़ गया, तो आपका दरवाज़ा फिर बंद हो गया। एक चीज़ सर मैंने ये बना लिया सर, आप अभी देख सकते हैं, ये मेरे हर कोई आदमी अपने घर में आप जाके खुद अपने घर में बना सकते हैं, है सर। दूसरा सर, हर किसी बिलखुसूस हमारा लद्दाखियों के लिए मैं एक बहुत बड़ा सोचता हूँ, क्योंकि हमारा लद्दाख सर आप यहाँ देखिए बिल्कुल आपका सामने है सर, कोई ऐसा नाला नहीं हो, गाँव नहीं होगा जिस गाँव में नाला ना हो, क्योंकि नाले के सहारे लद्दाख जिया हुआ है सर। जैसे तुर्तुक है नाला, बहुत बड़ा नाला होगा, उसमें से सर्दी भर उसी नाले, गर्मी पूरा गर्मी में सर लोग उस नाले में रहते थे, घास जमा करते, लकड़ी जमा करते, मतलब सब जमा करते, फिर सर्दियों में आके यहाँ रहते हैं। और उसके बाद सर जितना बड़ा गाँव है वहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ा, जिसका नाला बहुत बड़ा है वहाँ पर लोग ज़्यादा होता है, जिसका नाला बहुत छोटा है वहाँ लोग कम होते हैं। जैसे मेरा गांव छोटा है, तो उस हिसाब से सर मैंने एक दिमाग चलाया, मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा दरिया डालते हैं तो उसमें कई मेगावाट बिजली निकालते हैं, उसके बाद छोटा सा नाला डालते हैं तो उसमें किलोवाट निकालते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पानी से भी कुछ निकलना चाहिए। उस हिसाब से सर मैंने अपना इसी पानी से सर, छोटा सा पानी से मैंने रिसर्च करते करते सर यहाँ पावर हाउस मैंने जनरेट करके 3 साल बराबर इस गांव को हमने बिजली दिया सर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, टर्मिनल भी अपना, पाइप भी अपना, सब कुछ अपना। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सर। एक मैंने ये बनाया सर, किसी के मुश्किलात को हम हर वक्त हल के लिए ढूंढते हैं। दूसरा सर, आप छत के ऊपर मैंने एक अजीब सा एक सिस्टम बना रखे हैं सर। अगर आप पूछते हैं तो हमारे लद्दाख में सर लोग पुराने ज़माने में वो क्या करते थे सर कि धुआं के ऊपर लोग अपना हीट लेते थे। छत छोटा होता था, एरिया माइनस टेम्परेचर पे रहते हैं, उस माइनस टेम्परेचर में ज़िंदा रहने के लिए छत छोटा रखना पड़ता था, घर छोटा बनाना पड़ता था, फिर उसी में आग लगाते। आग लगाने के बाद उसी धुआं से, उसी हीट से जैसे आपका गाय बकरी इंसान सब गर्म होता था। आजकल लद्दाख ने वो छोड़ दिया, अब 8 फुट 10 फुट का छत लगाने लगा। तो आजकल के लोग बुखारी लगाते हैं। अच्छा। बुखारी लगाकर फिर उसी बुखारी का चिमनी से ऊपर धुआं बाहर फेंक देते हैं, बुखारी से लोग अपना गर्मी का हीट लेते हैं। तो उस पे मैंने रिसर्च किया, तो उसमें क्या हो रहा है सर, 70% हीट आपका उसी चिमनी के थ्रू बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। जैसे सर हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो जहाँ गाड़ी का धुआं निकलते हैं वहाँ आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, इतना हीट जब आपका बाहर जाते हैं, इंजन के ऊपर इतना गर्मी नहीं आते हैं। वैसे ही ये सर ये बुखारी एक इंजन जैसा लगते हैं, जो हीट जो 70% हीट आपको बिल्कुल हवा में जाते हुए देखा। तो सर उसके ऊपर मैंने एक वो बनाया। और दूसरा, लद्दाख में सर सर्दियों में आप भी कभी आओगे तो 90% बाथरूम बिल्कुल ग्लेशियर बन जाते हैं। हाँ जी, जमता है, यूज नहीं कर पाते हैं। तो
इसलिए मैंने सोचा, इसी पे मैंने रिसर्च करने के बाद सर छत के ऊपर मैंने एक बायोगैस भी तैयार किया और अच्छा। पानी गर्म का भी तैयार किया, अभी आप देख सकते हैं। तो उससे आप क्या हो गया सर, एक तो ये हीट आपका रिफ्लेक्ट हुआ, आपका घर गर्म हुआ, है ना सर। दूसरा आपका पानी आपका 24 घंटा आपका उबालता हुआ पानी मिला, पानी की परेशानी दूर हो गया, आपका बाथरूम अब नहीं जमेगा क्योंकि उबालता हुआ पानी आपका बाथरूम में आते रहेंगे। तीसरा सर, यहाँ का लोग डीकम्पोज खाद लद्दाख में बिल्कुल नहीं बनते हैं क्योंकि लद्दाख माइनस टेम्परेचर पे है। तो डीकम्पोज खाद बनाने के लिए भी हमारा सरकार कहते हैं जब तक ठीक कंपोज खाद नहीं बनेगा तब तक आपका ये फूल फाल के लिए अच्छा खाद नहीं होगा, है ना। तो उस पे सर मैंने 2 सिंटेक्स रखा है, एक 500 लीटर में पानी का और एक 500 लीटर का वो बनाया सर हमने गोबर गैस। अच्छा, गोबर गैस, बायोगैस, दोनों उसी हीट से मैंने जी, तो उसी हीट से हमने दोनों को चलाया सर। चलाने के बाद अब हमारे यहाँ पर बायोगैस भी आपको फ्री में ग्रांट होगा। हाँ सर, और आपका क्या हो गया सर, डीकम्पोज खाद भी आपको वहाँ तैयार हो गया और बाथरूम में गर्म पानी भी तैयार हो गया और हीट को रिफ्लेक्ट करके आपको कमरे में पहले 70% बाहर जा रहा था, अभी 50% बाहर जा रहे हैं, 50% वो हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल 10% जो हमने लकड़ी जलाया। तो इस तरीके से सर अनगिनत में सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया है तो उसी पे रहेगा तो इंसान नहीं है। और सर अभी आप चारों तरफ देखिए, मेरे इस घर का अंदर हर कोई आपको नए मिलेंगे, हर कोई ताज़ा मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे कि इनके भी आर्किटेक्चर, कोई आर्किटेक्चर नहीं है सर। मेरा मानना है आपको भी हर किसी देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि बोलना अच्छा नहीं लगते हैं, हम एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं आप और हम, तो बिल्डिंग कौन खड़ा करते हैं? आप तो नहीं करते हैं, मिस्त्री करते हैं। फिर वो तो मिस्त्री का कमाल हो गया ना, आपका क्या कमाल है? हाँ, कुछ नहीं है ना सर। एक दूसरा तो बुरा नहीं मानना चाहिए, वैसे बोलना पड़ता है बात को बनाने के लिए। मैं सोचते हैं कि सबसे अच्छा दिमाग वाला साइंटिस्ट बनता है, उसके बाद आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर, उसको बनते बनते सबसे निकम्मा बन जाते हैं, सबसे बेज़हीन बन जाते हैं स्वीपर। सरकार स्वीपर तक लेते हैं, लेने के बाद अब स्वीपर में भी सेलेक्ट नहीं होता है तो वो आदमी 1 साल के लिए लेबर में रहता है, दूसरा साल वो मिस्त्री बन जाता है, बनता है ना। अब बनाया किसने? जो सबसे निकम्मा आदमी ने वो बिल्डिंग खड़ा किया। तो क्या आप नहीं कर सकते? मैं इसलिए मिसाल कहते हैं अकल हम, और सबसे बेअकल आदमी इतना लंबा लंबा बिल्डिंग बना सकता है, इतना मतलब अब गाड़ी बनाते हैं तो भी पूरा लेबर होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी पूरा लेबर लोग रहते हैं। जब वो कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं कहते हैं एक ये एक सर, दूसरा कहते हैं कि दूसरे ने काम किया हुआ चीज़ पे हमें बैठना वो इंसान की बात नहीं। हमारा तूर तूर में भी हो, कहीं भी कहते हैं मेरे पापा इंजीनियर था, मेरे पापा डॉक्टर था, लोग यही कहते हैं ना, मैं बड़ा ख़ानदान का हूँ। मैं कहते हैं ऐसे बोलने में शर्म आना चाहिए। पापा ने अपना ज़िंदगी में संसद बना या अपना ज़िंदगी में सब कुछ किया तो मैं उस पापा को सलाम करता हूँ, उसने अपना ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया। तो आप बेटे को तो ये बोलने में शर्म आना चाहिए ना, मेरे पापा इतना तकड़ा था, संसद बना, मेरे पापा इतना तकड़ा ना प्रॉपर्टी बनाया, मेरे पापा इतना तकड़ा था कि इतने लोगों को रोजगार देता था। अब मैं निकम्मा हूँ बोलो ना, मैं बेकार हूँ बोलो ना, बजाय क्या बोलते हैं मेरे पापा ये था, मैं राजा खानदान का हूँ, मैं फलाना खानदान को। या तुमको शर्म की बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे पापा बेचारा मजदूरी करता था, मेरे पापा फलाने जगह पे लेबरिंग करता था, आज मैं मेहनत करके ऊपर वाले की मेहरबानी से आज मैं 10 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ, हैं, मैं फलाना गरीब को रोजगार दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो बोलने वाली बात है ना सर, वो बोलने वाली बात है। लेकिन आजकल 90% लोग कहते हैं मैं अच्छा ख़ानदान से हूँ, मैं फलाना ख़ानदान, यही नहीं बोलते सर हमारा लोग। तो मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं। दूसरा सर, मैं लोगों को 2 नसीहत करते हैं मेरे अपने ज़िंदगी में। एक तो मैं ये नसीहत एक ये करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि भाई देखो बच्चों को ज़्यादातर सर यूट्यूब में सर आप गोबाली सर्च करोगे तो मैं ज़्यादातर बच्चों को सच सीखता है, बच्चों को सब प्यार करते हैं, बच्चों को सब ज़्यादा पूछते हैं। मैं कहते हैं प्यारे बच्चों देखो, आपका उम्र 5 से लेकर 12-13 साल तक आपका ज़िंदगी है। आप ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा होकर कुछ करेंगे, बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नकली चीज़ें आप खरीदेगा बड़ा होकर, असली चीज़ आपको 18 साल तक मिलेगा, है ना सर। बड़ा होकर आप क्या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन आप 18 साल से पहले जो आपने सीखा है वो आपका ज़िंदगी में काम आएंगे। वहाँ आपने अखलाक सीखा हो, इंसानियत सीखा हो, अच्छा सीखा है, वही आपका साथ ज़िंदगी भर चिपा के रहेंगे। बाद में सिखाया हुआ चीज़ आपका साथ नहीं रहेगा ना सर। तो मेरा मानना यह है कि
एक में तो मजाक भी करते हैं लोग, हंसता भी है जब मैं स्कूल में जाता है तो लोग हंसते हैं। मैं जब बहुत स्कूलों में मुझे बुलाता है तो मैं बच्चों को कहते हैं, प्यारे बच्चों आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, कहते हैं मैं। तो अब कोई हैरान हो जाते हैं, तो मैं अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहते हैं अपना मम्मी पापा। तो वो बस हंसते हैं, और कैसे हो सकते हैं मम्मी पापा अपना दुश्मन। तो फिर मैं उसको बता देते हैं, इसलिए कोई भी मम्मी कोई भी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि आप तकलीफ में हो, नहीं चाहेगा ना, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो उसको 10 थप्पड़ मारने निकल जाएगा। कभी नहीं चाहेंगे कि आप फटे कपड़े में हो, नहीं चाहेगा ना। कभी नहीं चाहेंगे कि आप भूखा रहेंगे। जिंदगी इंसान के पास नहीं, जानवर भी अपने बच्चों के लिए जान देता है, लेकिन यही आपका आगे बढ़ने का जिंदगी का रुकावट है। मम्मी पापा आपको तकलीफ कराना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको उसी 15 साल के बीच में तकलीफ उठाना होगा। आपको उसी 15 साल के बीच में आपने भूखा भी रहना होगा, सब कुछ सीखना होगा। 15 साल का बाद आपको ये सोचना होगा। मैं हर किसी को कहते हैं, देशवासियों को कहते हैं, बड़ा होने के बाद कुछ सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। जो सीख गया 18-19 साल की उम्र में सीख गया। एक तो मैं ये कहते हैं, दूसरा आलम इंसानियत को मैं एक बात कहते हैं जी। देखो हम कहते हैं इंसान बहुत अक्लमंद है, इंसान बहुत अक्लमंद कहते हैं ना, लेकिन जानवर को हम क्या मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं ना। जानवर तो बेवकूफ़ है, यही मानते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ जानवर अक्लमंद है, इंसान बेवकूफ़ है। वो क्यों कहते हैं, एक जानवर को मालूम है वहाँ से कुत्ता या बिल्ली या कुत्ता शेर देखेगा तो जानवर तुरंत भाग जाएगा, ये मुझे मारने वाला है, मैं भाग जाता हूँ, अपने जान बचाएंगे। लेकिन इंसान को ये पता है कि कल मैं उसका टांगें खींचेंगे तो परसों ये भी मेरे टांगें खींचेंगे। कल मैं इसके खिलाफ चुगली करेगा तो ये भी मुझे चुगली करने वाला है। कल मैं इसके खिलाफ कोर्ट केस करेगा तो ये भी मुझे कोर्ट केस करने वाला है। इंसान को पता है, तब भी इंसान ये हरकत करता है, नहीं करता है सर। बिल्कुल। तो दूसरा सर, मेरे दादाजी का एक बहुत बड़ा कहावत था। तो मेरे दादा कहता था, देखो भतीजा, देखो एक बात सुनो, जालिम बन जाओ यानी मजलूम बन जाओ, जालिम कभी नहीं बनना। तो मेरे दादा एक मिसाल दिखाते थे, कहते थे देखो कुत्ता बिल्ली शेर साल में कितना बच्चा देते हैं, 2 बार देते हैं, 8 7 7 देते हैं। तो 7 दूनी 14 बच्चा देते हैं साल में, देता नहीं देते, 7 दूनी 14 बच्चा देते हैं। और इसी तरह बिल्ली भी 7 दूनी 14 बच्चा देते हैं। लेकिन गाय कितना देते हैं साल में, एक। बकरी साल में 1। लेकिन गाय बकरी के लिए दुश्मन कितना है, इंसान भी दुश्मन, शेर भी दुश्मन, दुनिया इनके दुश्मन है बेचारों का, है। बच्चा 1 देता है, दुश्मन दुनिया इनका दुश्मन है। लेकिन आपको 1000 बकरी आपको चाहिए तो आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा सर? मिलेगा। और बिल्ली शेर कुत्ता साल में कितना बच्चा देते हैं, साल में 14 बच्चा। इनका कोई दुश्मन है, आप बोलो, न इंसान इनका मीट खाता है, न कोई इनका दुश्मन है, ये कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जालिम का दुश्मन ऊपर वाला है, बात समझ गए नहीं, जालिम का दुश्मन ऊपर वाला। कभी आपको 500 कुत्ता चाहिए तो मिलेगा क्या आपको, नहीं। कभी आप 1000 बिल्ली चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगे। बिल्ली का कभी काफिला आपने देखा, नहीं। बिल्ली का बड़ा झुंड देखा, नहीं देखा ना। तो यही मैं दुनिया को मिसाल देते हैं, इंसान को मजलूम बनने का आदत बनो, जालिम ना बनो, है ना सर। ये मेरा कहानी अपना ज़ाती सोच है। मैं हर देशवासियों को, दूसरा सर मैं एक कहते हैं, हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। हर कोई गम ज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है ना सर। तो ये मेरा अपना सोच है। मैं जो भी कविता बनाते हैं ऐसे मैं बीच बीच में चलो 2-4 मैं कविता भी बता दूं। हम कहते हैं कि उसके बाद इस तरीके से जो हम कविता बनाते हैं, दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, ये मेरा अपना सोच है। दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूंगा, ईश्वर ने हर कोई नियामत अता की है उसे सबको खिला दूंगा, मोहल्ला हो शहर या इलाका हर जगह रंजिश ख़त्म खुशी दिला दूंगा, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शम्मा दिखा दूंगा। तो हम ये भी कहते हैं। उसके बाद मैं ये भी कहते हैं लोगों को सर जो काम नहीं करते उनको कहते हैं, बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता।
है ना सी। तीसरा में ये भी कहते हैं शिकवा जुल्मत शब से अच्छा अपने हिस्से के दिया जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शम्मा दिखाते चलो, है ना सर। तो इसी तरीके का मैं कविता उनको बहुत पसंद करते हैं। तो एक कविता है, तकमील ज़िंदगी बनती है चोट पे चोट खा के, तो तकमील ज़िंदगी बनती है चोट पे चोट खा के, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे भी तुम शम्मा दिखा देना। ये मेरा अपना सोच है। तो ऐसे हमारे कुछ गोवा साहब, तो क्या है ना, बड़ा इंस्पिरेशनल है। बोलते हैं वॉक दी टॉक, जो आप बोल रहे हो क्या वो आप कर रहे हो, बस इसी चीज़ को ये बताना चाहते हैं। बाकी थोड़ा इन्वेंटरी रहो, अपनी खुद की चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, चीज़ों को सीखो, उनसे चीज़ों को सीखो, उनको यूटिलाइज़ करो और फिर उनको यूज़ करो। ऐसे बुकिश नॉलेज मत पढ़ते रहो, अपना कुछ क्रिएट करो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ अपना दिखाने की कोशिश करो। बिल्कुल सर। हाँ जी, तभी देश तरक्की करेगा, हम लोग भी तरक्की करेंगे। इसी में ही सबका फ़ायदा है, इसी में ही सबका भला है। बाकी इनका जो ये हाउस है, द अमेजिंग हाउस जिसे हम बोल सकते हैं, जहाँ हर तरीके के चमत्कार आपको मिल जाएंगे। समझोगे तो साइंस है, नहीं समझोगे तो चमत्कार है। बाकी बोलते हैं कि काफ़ी कम इन्होंने नॉलेज ली है, पर मैं सोचता हूँ कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो इन्हीं को ही है। इतने तो मैंने इन्वेंटरी नहीं करे जितने इन्होंने कर दिए हैं। बाकी चलते हैं, मिलते हैं और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, थैंक यू।